बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हमने पढ़ा था मैक्सवेल-बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ा था, जिसके अंदर हम सिस्टम को क्लासिकली ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि वहां पे जो हमारा एच का साइज था हम वो मिनिमम उस एच को 0 तक भी कर सकते थे। तो अगर उस सेल का साइज हमने बिल्कुल मिनिमम कर दिया, यानी कि आप कह सकते हो कि हर पार्टिकल आप अलग अलग देख सकते थे वहां। तो इसका मतलब क्या है, हर पार्टिकल का अपना एनर्जी लेवल था। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, जो मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, या फोटोन गैस बोलो, उसका जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करने की बारी आई तो क्या है, जो आपका मैक्सवेल-बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर वो काफी ज्यादा नंबर में होते हैं। तो उनके अंदर क्या है, जो वेव फंक्शन है वो उनका आपस में ओवरलैप कर जाता है, क्योंकि वहां पे कम स्पेस में बहुत ज्यादा पार्टिकल हो जाते हैं। तो इस चीज को क्लासिकली मैक्सवेल-बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हमने दो अजम्पशन किए हैं कि पार्टिकल क्या होंगे आपके, इनडिस्टिंग्विशेबल। क्या होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। दूसरा क्या है, यानी कि पार्टिकल मान लिया एमबी में तो हमने ए और बी लिए थे, यहाँ पे उन पार्टिकल को हम डॉट से दिखाएंगे। तो डॉट बनाने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि ये है या बी है, या इसको ए बोल रहे हैं इसको बी, हमें तो सिर्फ क्या है, डॉट दिखाई देंगे। अब एक अरेंजमेंट में पहला डॉट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, अगले अरेंजमेंट में ये डॉट इधर आ गया, ये इधर चलेगा, लेकिन हमें तो अब भी सेम दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपका पैटर्न मायने नहीं रखता कि दोनों एक में आ गए, ए और बी आ गए, ए पहले आ गया, जैसे मान लिया एक बार तो ऐसे लिख दिया ए बी, दूसरी बार बी ए। तो इनमें तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ए बी और बी ए को। दो डॉट हैं, दोनों डॉट को आगे कर लो चाहे पीछे कर लो, तो यहाँ पैटर्न आपका क्या है, कोई मायने नहीं रखता। या आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो परमुटेशन है उसका कोई महत्व नहीं, यहाँ पे महत्व है सिर्फ या तो कॉम्बिनेशन का या आपकी जो जर्नल अरेंजमेंट होती है उसका। दूसरा ये हमने चीज पढ़ी थी, dpx इंटू dx ग्रेटर देन एच क्यूब। हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, क्वांटमली जब हम सिस्टम को ट्रीट करते हैं तो उस का जो पार्टिकल का वॉल्यूम होता है आपका, उसकी वैल्यू एच क्यूब से ज्यादा होनी चाहिए, उसके बराबर, इससे कम हम वॉल्यूम नहीं ले सकते। तो अब क्या है, एच क्यूब जो आपकी ये वॉल्यूम निकल के आएगी, इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके वो बहुत सारे होंगे, उसमें एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी। तो जो सेकंड अजम्पशन हमारी यही है, नंबर ऑफ पार्टिकल नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि एक सेल में कितने नंबर आएंगे, वो कितने भी आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो अब हम इसको डिराइव करेंगे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को। बुक में काफी ज्यादा थ्योरी दी हुई है, तो आपको सारा नहीं लिखना है, जो बातें थी वो मैंने बता दी हैं। आपको ये जो टॉपिक है ये यहां से शुरू करना है बच्चों, ये निशान लगा लेना आप, यहां से शुरू करना है इसको आपने। तो देखो क्या कहता है कि लेट n1 n2 n3, जैसे पीछे पढ़े थे हमने, क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इन मीन एनर्जी वैल्यूज, हैविंग मीन एनर्जी वैल्यूज। ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, मीन एनर्जी। वहां पे सिर्फ क्या लिखा था, एनर्जी वैल्यूज था, यहाँ पे क्या है, मीन एनर्जी वैल्यूज, u1 u2 u3 अप टू ui अप टू uk इन कंपार्टमेंट्स नंबर 1 2 3 हैविंग g1 g2 g3 gk एलिमेंट्री सेल्स रिस्पेक्टिवली इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम जो होंगे वो n होंगे, और क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो एक तो बच्चों जो वहां पे रिजल्ट आया था आपका, उसके अंदर हमने GI नहीं लिया था,
GI क्या होती है बच्चों? डीजेनरेसी। उस दिन भी मैंने इसको बताया था कि अगर कोई एनर्जी लेवल है आपका, सिर्फ उसकी एनर्जी की एक पर्टिकुलर से एक वैल्यू है, सिर्फ ये एक लाइन है और इसकी एक वैल्यू है, तो यहाँ पे डीजेनरेसी 1 होगी बच्चों। इसलिए वहां पे हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था, क्योंकि क्लासिकली जो एनर्जी लेवल थे आपके वो सीधे डायरेक्ट U1 U2 U3 U4 थे, इसके अलावा वहां कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ हमारे पास ये नई टर्म आई है, देखो G1 G2 G3 GI। तो ये G1 क्या होती है आपकी? डीजेनरेसी होती है, मतलब डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल 1 G1। G2 डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल U2। इस तरह से ये आपकी। तो यहाँ पे जो मैंने मीन एनर्जी बोला है, इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे मान लिया आपके पास U1 एनर्जी सेल है, तो ये नहीं है कि उस U1 एनर्जी सेल के अंदर सिर्फ एनर्जी का एक लेवल होगा। U1 को हमने लिया है मीन एनर्जी, यानी कि उस एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल्स और भी होंगे, यानी कि सब सेल्स होंगी, और उन सब सेल्स का नाम, जितनी सब सेल मान लिया 5 है, तो पांचों का एक नाम रख दिया हमने G1। ये फिर उससे ऊपर वाला एनर्जी लेवल है उसको हम क्या बोलेंगे? U2। U2 क्या है? मीन एनर्जी लेवल। तो उसके अंदर भी क्या है? सब सेल होंगी, और उन सब सेल्स को नाम दे दिया हमने G2। तो इस तरह से क्या होगा, फर्दर क्या होगा, जब आप डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को निकालोगे, तो इसके अंदर बच्चों देखो एक बात और लिखता है, ये तो हमें पता ही है। लेट अस नाउ कंसीडर ith कंपार्टमेंट हैविंग GI सेल। मान लिया ith कंपार्टमेंट में GI सेल्स हैं, Ni डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन GI सेल्स। तो देखो क्या कहता है, नाउ लेट अस अज्यूम दैट द इंडिविजुअल सेल इन द ith कंपार्टमेंट बी डिनोटेड बाय C1 C2 C3 एंड द नंबर ऑफ देम बीइंग GI एंड PI। ये क्या कहता है कि जो आपकी सब सेल हैं, हमने तो पूरी सभी सब सेल को एक साथ नाम दे दिया उसका G, या कह सकते हो डीजेनरेसी, लेकिन वो जो पर्टिकुलर एक एक सेल है, जो सब सेल है, उसको इसने क्या मान लिया? C1 C2 C3। और इस C1 के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसको किसे दिखा दिया? P से। एक है तो P1 आ जाएगा, 2 है तो इसी के अंदर P2 आ जाएगा। तो इसी चीज को मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है, आई थिंक समझ जाओगे आप। तो ये मैंने क्या बनाया बच्चों? सबसे पहले तो क्या बताया था उसने, इसके अंदर क्या था आपके अंदर? 1 2 3 अप टू K तक, ये तो क्या आपके कंपार्टमेंट है। तो हमने जो ये बॉक्स बनाया है, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है, ये नीचे से लेकर ये ऐसे, ये क्या हो गया आपका? एक कंपार्टमेंट हो गया ये पूरा। इसको मैंने नंबर डाल दिया 1, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा उसने क्या बोला था कि ये U1 है, ये U2 है, UI और UK। ये जो ब्लू लाइन से मैंने दिखाया है रेड लाइन के बीच में, ये तो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, फिर ये है और ये ith है। ये क्या है? आपके एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। अब U1 एनर्जी लेवल क्या है? मीन एनर्जी लेवल। मीन एनर्जी बोलोगे इसको आप, एनर्जी नहीं बोलोगे, क्योंकि ये फर्दर किस में? सब सेल्स में डिवाइड है, वो भी बताते हैं। तो U1 मीन एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं बच्चों? N1। U2 एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल N2। UI में Ni। ये बात तो आपने MB में भी पढ़ी थी। अब देखो जो नई बात आई है वो क्या है यहाँ पे, इस एनर्जी लेवल को, U1 एनर्जी लेवल को मीन एनर्जी लेवल इसलिए बोला है बच्चों, क्योंकि ये यहाँ पे देखो जो रेड पेन से मैंने ड्रा किया है, ये क्या है? सब एनर्जी लेवल्स हैं, जिनको हम किससे दिखाते हैं? G से। चारों रेड लाइन को कंबाइन करने के बाद जो ये सब सेल्स हैं, इन सब सेल्स का एक नाम हमने क्या रख दिया? G1 रख दिया, जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी।
और इन रेड लाइन को पर्टिकुलरली अगर इनका नाम रखेंगे तो ये C1 सब सेल है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। और जो एकदम पार्टिकल बोले हैं C1 सब लेवल में, अगर आपको पार्टिकल शो करना है तो वो क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल है तो P1, दो है तो P2, तो दो पार्टिकल आ गया इस C1 सब लेवल में। फिर अगर कोई आपसे पूछे C2 में कितने हैं, तो मान लिया C2 में क्या है आपका, तीन पार्टिकल है, तो तीन कौन से हो जाएंगे, P3 हो जाएगा, P4 हो जाएगा और P5 हो जाएगा। ऐसे C3 में दिखा सकते हो, C4 में दिखा सकते हो। ऐसे ही फिर इससे ऊपर वाला मीन एनर्जी लेवल क्या है, U2 है। ये फिर फर्दर क्या है, सब लेवल्स में डिवाइड है, जिसको हमने बोल दिया G2। अब इनका फिर से अगर आपको डिवीजन देखना है तो सब लेवल्स का नाम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का C1, फिर C2, C3 और C4। फिर आपको ये पता, मान लिया आपके पास इंफॉर्मेशन है C1 के अंदर तीन पार्टिकल हैं तो क्या हो जाएंगे, P1, P2, P3। C2 के अंदर एक पार्टिकल है तो P4 आ जाएगा। C3 में 5 है तो P5, P6, P7, P8, P9। ये भी हो सकता है C4 में ना हो तो C4 में क्या हो जाएगा, इसका खाली आप C4 लिख देना, इसका मतलब यहाँ कोई पार्टिकल नहीं। तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या है बच्चों, नई चीज जो आई है वो क्या है, डीजेनरेसी, जिसको हमने G1, G2, GI, GK से दिखाया है। और ये क्या है G1 क्या है, जितने आपके U1 एनर्जी लेवल के अंदर सब सेल्स हैं उन सभी को हम इकट्ठा करके क्या बोल देते हैं, G1। और वो जो सब सेल्स हैं उनके नाम क्या है, C1, C2, C3, C4। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको जब आप इसका डेरिवेशन करोगे तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तरीका सेम रहेगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने किया था, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले log W निकालेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फिर d log W इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर नंबर जो आपका समेशन DNI है उसको कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, ऐसे ही एनर्जी का लेंगे, फिर लैग्रांजियन मेथड से उसको सोल्व करेंगे। log W वाली इक्वेशन प्लस में या माइनस इक्वल टू जो हमने इक्वेशन बनाई थी, मल्टीप्लाई बाय अल्फा एंड थर्ड टर्म बाय बीटा इक्वल टू 0। तो उसको अब हम सोल्व करेंगे। तो एग्जाम के व्यू से मैं आपको बता रहा था। अब देखो, अब इन चीजों को आप पढ़ोगे ना, अब समझ में आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि N1 N2 क्या है, U1 U2 क्या है, कंपार्टमेंट्स 1 2 3 क्या है, यानी कि बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे बॉक्स होते हैं। G1 G2 क्या है, N1 N2 नंबर है आपका। इधर ये जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये C1 C2 क्या है आपके सब सेल्स, ये नेमिंग है आपके सब सेल की। और इस सेल के अंदर जितने पार्टिकल C1 के अंदर 2 हैं तो क्या लिख दोगे, P1 और P2। ठीक है, तो अब बिल्कुल आपको ये आसान लगेगा। अब आपको ये जो इक्वेशन नंबर 3.1 है बच्चों, ये इक्वेशन आपको लिखनी है। ये कैसे आई, बस ये लिखते ही आपका डेरिवेशन ये मानो कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या लिखा है, WI इक्वल टू GI NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर में NI फैक्टोरियल इंटू GI फैक्टोरियल। अब देखो बच्चों, अब एक लाइन है, लेट अस नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज इन विच NI आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन GI सेल। अब आपके पास जो NI नंबर ऑफ पार्टिकल है उनको आपने GI सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू दिस एंड वी कंसीडर एन आर्बिट्रेरी अरेंजमेंट। अब हमने कोई आर्बिट्रेरी अरेंजमेंट मान ली, क्या है वो देखो, C1 इंटू P1 P2, यानी कि C1 तो क्या है, सब सेल का नाम है, और इसके अंदर P1 और P2 दो पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं। फिर क्या है, C2 P3 P4 P5, यानी कि सब सेल कौन सी है, अब C2 है जो मैंने बना के दिखाई थी। उसके अंदर तीन पार्टिकल हैं, P3 P4 P5। इसके बाद क्या लिखा इसने, C3, यानी कि
जो सब सेल है उसका नाम क्या है C3, उसके अंदर P6 यानी कि एक पार्टिकल है। इन 2 में C4, P7, P8 यानी कि जो C4 सब सेल है उसके अंदर 2 पार्टिकल हैं, P7 और 8। ये जस्ट नंबरिंग है 7 और 8, आप ये मत मानना इसका नाम है पार्टिकल का। 2 इसके अंदर है। C5 इंटू P है ही नहीं, इसका मतलब C5 में कोई भी पार्टिकल नहीं है। C6 P9 यानी कि C6 जो सब सेल है उसके अंदर एक पार्टिकल है P9। तो इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन P1 एंड P2 आर सपोज टू बी द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सेल। तो जो P1 P2 आपको ये बता रहे हैं कि इस सेल में 2 पार्टिकल हैं, 3 है या 4 है। इन सेल C1, P3 P4 एंड P5 इन सेल C2, P6 इन C3, P7 एंड P8 इन C4 एंड so on. This means the first letter in the sequence should evidently be a C. अब ये C क्या है आपकी, ये मैंने अभी बताया था, जो C1, C2, C3, C4 जैसे एक एनर्जी लेवल में 4 सब सेल थी, उनको किससे दिखाया था, G से। G क्या था आपका, डीजेनरेसी लेवल। तो ये C आपको क्या बता रहा है, ये G बता रहा है आपको कि सबसे पहले ये क्या है, GI है। कोई भी मान लिया ith एनर्जी लेवल है तो ये क्या है, GI है, और ये P1 इंटू P2 क्या है, ये नंबर है। तो एक तरह से आपके पास जो ये वैल्यू है ये क्या है, ये वैल्यू क्या है आपके G इंटू N है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मल्टीप्लिकेशन G के साथ। तो हमने क्या किया, इस कॉम्बिनेशन में से पूरे में से सबसे पहले जो C1 जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है आपकी G इंटू I। तो हमने GI क्या कर लिया, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है। तो अब जो टोटल आपके डीजेनरेसी थे उसमें से मान लिया एक हमने बाहर निकाल लिया, तो बाकी कितने बचेंगे, GI माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक टर्म और आ गई है NI। ये NI क्या है बच्चों, ये सारे जो आपके P1, P2, P3, P4, P5 ये क्या है आपके नंबर हैं। तो क्या किया हमने, मैक्सिमम जो आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, अरेंजमेंट निकालने के लिए GI को हमने कॉमन ले लिया इस पूरे अरेंजमेंट में से। ये ध्यान रखना आपको इसमें से, क्योंकि C1 सबसे पहले है तो हमने इसको सब सेल है उसको GI से डिनोट करते हैं। तो GI बाहर ले लिया, यानी कि एक GI को हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर मान लिया 100 थे, तो अंदर कितने बच जाएंगे 99, इसलिए हमने इसको GI माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लिया। P1 P2 क्या दिखा रहा है, NI। तो जो आपके पास ये अपर टर्म हो क्या हो जाएगी, GI ब्रैकेट NI प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब आ जाओ नीचे वाली टर्म पे, नीचे क्या है NI इंटू GI। अब बच्चों मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट आपने पढ़े थे, और अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी कि 2 पार्टिकल में हम फर्क नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखता कि यहाँ A है यहाँ B है, हमें तो सिर्फ 2 डॉट देखेंगे, हमें क्या पता कौन सा A है कौन सा B है। इसका मतलब यहाँ पे हम परमुटेशन नहीं लेंगे। तो परमुटेशन यहाँ पे लेना क्या है, मीनिंग लेस बात है। मीनिंगफुल क्या है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या है, आपको ये टोटल आपकी अरेंजमेंट होगी, इसको डिवाइड करना है आपको NI फैक्टोरियल इंटू GI फैक्टोरियल। बस अब ये मान लो आपका टॉपिक यहाँ से कंप्लीट ही हो गया। अब आप G फैक्टोरियल को लिख सकते हो GI इंटू GI माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको यहाँ पे आप पुट कर दो GI फैक्टोरियल की जगह नीचे। तो आगे क्या, ये इस GI से ये GI कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो टर्म आएगी वो क्या जाएगी, WI NI प्लस में GI माइनस 1 फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल GI माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये तो हमारी मान लिया एक जर्नल टर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, सभी कंपार्टमेंट के लिए कोई भी एक मैक्रो स्टेट ले लेंगे, उसके अंदर जितने नंबर N1 N2 N3 Ni Nk, इन सभी के लिए अगर हमें अरेंजमेंट करना पड़ जाए तो उस अरेंजमेंट को आप इसी को जर्नल मान के एक्सप्लेन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, ये क्या आपके पास Ni था, अगर फर्स्ट के लिए करना तो N1 रख देंगे, GI था G1 रख देंगे, ऐसे ही नीचे N1 G1 माइनस 1 ये फैक्टोरियल। इन2 में सेकेंड में हर जगह 2 लगा देंगे, N2 G2। इसी तरह थर्ड में N3 G3। Ni में क्या आ जाएगा,
ith में NiGi और kth में क्या जाएगा NkGk। तो इस पूरे का आप क्या कर लोगे, समेशन इन सभी टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, पाई i इक्वल टू 1 to k Ni प्लस GI माइनस 1 ओवर में NiGi माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब बच्चों देखो बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल भी बहुत ज्यादा है और सब सेल्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो इस 1 का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई i इक्वल टू 1 to k Ni प्लस GI फैक्टोरियल ओवर में Ni फैक्टोरियल GI फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हमें W आ गया हमारे पास, log W आपको आता है निकालना, log W निकाल लोगे, उसके बाद इसके ऊपर क्या आप यूज करोगे, आप स्टर्लिंग फॉर्मूला। तो स्टर्लिंग फॉर्मूला आपको पता है, log n फैक्टोरियल क्या होता है, n log n माइनस n। इसका यूज करके आप log W निकाल लोगे, उसके बाद क्या निकालना है, d log W। तो d log W जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, जो टर्म कटती है उनको काटने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 3.6 आ जाएगी, ये d log W की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद वही आपको कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपको पता है, dn इक्वल टू समेशन dni क्या होता है 0। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या होता है आपका, समेशन ऑफ ui dni इक्वल टू 0। तो तीनों चीजें आ गई हमारे पास, d log W भी आ गया, नंबर भी आ गया और एनर्जी भी आ गया। तो log W वाली टर्म तो एज इट इज, नंबर वाली को अल्फा से मल्टीप्लाई और एनर्जी वाली को बीटा से करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 3.9 आ गई। अब हमें पता है ये वैल्यू तो 0 होती नहीं, तो आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये log Ni प्लस GI और में Ni इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ui। बीटा हमने निकाला था, वो क्या था आपका 1 ओवर KT था। तो इस बीटा की यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे 1 ओवर KT। तो यहाँ से आपके पास इसको सोल्व कर लेना, बिल्कुल जनरल मैथमेटिक्स है। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा NiGi e की अल्फा e की ui और KT माइनस 1। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन या बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लो। वहां पे बच्चों देखो यहाँ GI टर्म आई है ना आपके पास, वहां मैंने बोला वहां 1 लिखा हुआ था। 1 का मतलब क्या, वहां GI क्या था आपका 1 था, यानी कि वहां जो एनर्जी लेवल था सिर्फ माने ये एनर्जी लेवल था, तो सभी पार्टिकल की एनर्जी यही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब एनर्जी लेवल है, पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे मीन एनर्जी बोला, इसलिए यहाँ पे G फैक्टर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते।